वेलकम टू श्री क्लासेस। आज हम लोग सीट नंबर 15 से जीके, जीएस और कंप्यूटर के प्रश्नों को विस्तार पूर्वक डिस्कस करेंगे। तो आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो यहाँ से स्टार्ट होता है जनरल नॉलेज एंड करेंट अफेयर्स का प्रश्न। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, महाराष्ट्र की पहली महिला चुनाव आयुक्त कौन थी? ऑप्शन ए नीला सत्यनारायण, ऑप्शन बी सुगत कुमारी, ऑप्शन सी मिंती बेहरा और ऑप्शन डी रेखा शर्मा। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए नीला सत्यनारायण। तो नीला सत्यनारायण जो है 2009 ईस्वी में महाराष्ट्र का चुनाव आयुक्त बनी थी। ठीक है। और यहां से हम लोग अब कुछ इंपोर्टेंट प्रश्न को जानते हैं कि चुनाव आयुक्त जो है यह एक कैसा संस्था है? तो अस्थायी संस्था, अस्थायी संवैधानिक संस्था है। ठीक है। अब देखिए, भारत में जो निर्वाचन आयोग का स्थापना हुआ था यह हुआ था 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 में भारत में निर्वाचन आयोग का स्थापना हुआ था। निर्वाचन आयोग। साथ ही हम लोग यहाँ से एक प्रश्न को और भी जानते हैं कि भारत का जो पहला मुख्य चुनाव आयुक्त था वो बने थे सुकुमार सेन। सुकुमार सेन यह भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। क्लियर हो गया? तो एक बार हम लोग इसको रिवाइज कर लेते हैं कि महाराष्ट्र का जो है पहली महिला चुनाव आयुक्त कौन बनी थी? तो नीला सत्यनारायण। कब बनी थी? तो 1909 ईस्वी में। अब देखिए, चुनाव आयुक्त क्या है? तो यह एक अस्थायी संवैधानिक संस्था है। निर्वाचन आयोग का भारत में जो स्थापना हुआ था वो हुआ था 26 जनवरी 1950 को। और सर्वप्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त जो बने थे वो बने थे सुकुमार सेन। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 किससे संबंधित है? ऑप्शन ए राष्ट्रीय आपातकाल, ऑप्शन बी राष्ट्रपति पर महाभियोग, ऑप्शन सी मौलिक कर्तव्य और ऑप्शन डी वित्तीय आपातकाल। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी राष्ट्रपति पर महाभियोग। ठीक है। तो अनुच्छेद 61 का संबंध किससे हो गया? तो राष्ट्रपति पे महाभियोग का संबंध हो गया। अब देखिए, महाभियोग, राष्ट्रपति पे जो महाभियोग चलाया जाता है तो इसके संबंध में हम लोग कुछ बातें को जानते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे पॉइंट होगा कि महाभियोग का प्रस्ताव जो है संसद का किसी भी सदन में, संसद का दो सदन होता है, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा, इस दोनों में से किसी भी सदन में इसको पेश प्रक्रिया को लाया जा सकता है। और यह जो प्रक्रिया है यह कैसा प्रक्रिया है? तो अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। ठीक है। तो महाभियोग का प्रक्रिया संसद के दोनों सदन में किसी में भी पेश किया जा सकता है। और यह कैसा प्रक्रिया है? तो अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। ठीक है। अब देखिए, इस प्रस्ताव की सूचना 14 दिन पूर्व प्राप्त होनी चाहिए तथा प्रस्ताव की सूचना पर उस सदन में कम से कम 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए। 1/4 सदस्य का इस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर होना चाहिए। और इसका जो जानकारी है वो क्या होना चाहिए? तो 14 दिन पूर्व ही देना होगा, तब किसी पर भी महाभियोग का प्रक्रिया चलाया जा सकता है। और यह भी यहाँ से जानने का पॉइंट है कि भारत में अभी तक किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रक्रिया नहीं हुआ है। ठीक है, भारत में किसी भी राष्ट्रपति पर अभी तक यह प्रक्रिया नहीं हुआ है। अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट जो है, जैसे यहाँ पर है राष्ट्रीय आपातकाल, तो राष्ट्रीय आपातकाल का भी संबंध किससे है? तो यह भी जो है राष्ट्रपति से है। राष्ट्रपति के द्वारा ही राष्ट्रीय आपातकाल का घोषणा किया जाता है। यह अनुच्छेद 352 में वर्णित है। ठीक है। इसके तहत अगर जैसे युद्ध हो गया, बाह्य आक्रमण हो गया या शस्त्र विद्रोह, अगर यह 3 केस होता है, युद्ध, बाह्य आक्रमण या शस्त्र विद्रोह, तो इस स्थिति में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। और जिसका वर्णन जो है अनुच्छेद
352 में वर्णित है। ठीक है, अब देखिए जैसे यहाँ पर है वित्तीय आपातकाल, तो वित्तीय आपातकाल जो होता है यह लगाया जाता है 360 अनुच्छेद के तहत। अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपात का वर्णन दिया गया है। तो यहां से हम लोग 3-4 पॉइंट को जाने कि अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पे महाभियोग का प्रक्रिया है, और महाभियोग जो है यह क्या है, तो अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। यह संसद का किसी भी सदन में, लोकसभा हो या राज्यसभा, वहां पर पेश किया जा सकता है। साथ ही इसका सूचना 14 दिन पूर्व देना होगा, और 1/4 मतलब चौथाई हिस्सा जो है संसद का, उसका हस्ताक्षर होना अनिवार्य है। राष्ट्रीय आपातकाल जो है यह अनुच्छेद 352 में वर्णित है। इसके तहत जो है युद्ध या बाह्य आक्रमण या शस्त्र विद्रोह की घटना होती है, तो उस स्थिति में राष्ट्रीय आपातकाल को लगाया जाता है। वित्तीय आपातकाल का वर्णन 360 में दिया गया है। अगर वित्तीय स्थिति, फिनेंशियल स्थिति में कुछ गड़बड़ होता है, तो ऐसी स्थिति में वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। मौलिक कर्तव्य का जो वर्णन है यह अनुच्छेद 51 में वर्णित किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, आरबीआई अर्थात भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय निर्देशक मंडल को कितने वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त या नामित किया जाता है? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 4 और ऑप्शन डी 3। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी 4। ठीक है, तो आरबीआई का जो केंद्रीय निर्देशक मंडल को 4 वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता है। अब हम लोग आरबीआई के विषय में जानते हैं। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। ठीक है, आरबीआई का जो स्थापना हो रहा है वो कब हो रहा है, तो 1 अप्रैल 1935 को हो रहा है। ठीक है, और बात किया जाए इसका राष्ट्रीयकरण का, तो आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वो 1 जनवरी 1949 को हुआ था। अब देखिए दो अलग अलग चीज है। जब आरबीआई का स्थापना हुआ था तो इसमें भारत जो है उसके अंदर पाकिस्तान भी था और भी सारा कंट्री था, जैसे भूटान था, नेपाल था, यह सब भी था। लेकिन 1939 के बाद आरबीआई सिर्फ ओनली फॉर इंडिया का जो है सारा फंक्शन को डील करेगी, अदरवाइज ये सब का डील नहीं करेगी। ठीक है, तो ये राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 को, और इसका स्थापना हुआ था 1 अप्रैल 1935 को। आरबीआई का जो मुख्यालय है वो मुख्यालय है अभी मुंबई में, और मुंबई से पूर्व अगर बात किया जाए तो मुंबई से पूर्व इसका मुख्यालय था कलकत्ता में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, अर्थशास्त्र के संदर्भ में यूएनडीपी का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए यूनाइटेड नेशन डिरेगुलेशन प्रोग्राम, ऑप्शन बी यूनाइटेड नेशन डिफॉल्टिंग प्रोग्राम, ऑप्शन सी यूनाइटेड नेशन डिसफंक्शनल प्रोग्राम, और ऑप्शन डी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो यहां पे हो जाएगा ऑप्शन डी अर्थात यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो अर्थशास्त्र के संदर्भ में यूएनडीपी का संबंध किससे है, तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम से। अब देखिए यूएनडीपी का जो है इसका स्थापना कब हुआ था, तो इसका स्थापना जो हुआ था 22 नवंबर 1965 को हुआ था। और साथ में यह भी जानिए कि यूएनडीपी का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय जो है वो है न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क में। ठीक है, यूएनडीपी का कभी कभी पूछा जाता है कि आदर्श वाक्य क्या है, आदर्श वाक्य, तो इसका आदर्श वाक्य है ऊपर की ओर बढ़ना, ऊपर की ओर बढ़ना। ठीक है, तो यूएनडीपी का अर्थ हो गया यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसका जो स्थापना हुआ था वो हुआ था 20 नवंबर 1965 को। इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में, और आदर्श वाक्य है ऊपर की ओर बढ़ना। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, भारत के संविधान का कौन सा भाग वित्त, संपत्ति,
अनुबंध और मुकदमे अर्थात सूट से संबंधित है। तो ऑप्शन ए भाग 9, ऑप्शन बी भाग 10, ऑप्शन सी भाग 8 और ऑप्शन डी भाग 12। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी भाग 12। तो भारतीय संविधान का भाग 12 में जो है किसका संबंध है, तो वित्त का, संपत्ति, अनुबंध या सूट का संबंध किसमें है, तो भाग 12 में है। ठीक है। और अगर यही बात किया जाए कि आर्टिकल किस में है, तो आर्टिकल हो जाएगा 294 से 300 के बीच इसका वर्णन है। ठीक है, भाग 12 में वर्णित है और आर्टिकल 290 से 300 के बीच वर्णित है। अब देखिए यहां पर और भी दिया हुआ है ऑप्शन, जैसे कि है भाग 9। तो भाग 9 में पंचायती राज का वर्णन है, पंचायती राज का वर्णन है। भाग 10 तो इसमें अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति के का क्षेत्र का वर्णन है, का वर्णन। और भाग 8 जो है यह है अनुसूचित तथा जनजाति क्षेत्र, सॉरी, भाग 8 में जो है संघ राज क्षेत्र का वर्णन किया गया है, संघ राज क्षेत्र का वर्णन किया गया है। ठीक है। तो भाग 12 में क्या हो गया, तो वित्त, संपत्ति, अनुबंध और आर्टिकल का बात किया जाए तो 294 से 300 के बीच। भाग 10 का संबंध हो गया अनुसूचित जाति का क्षेत्र का वर्णन है, और भाग 9 में पंचायती राज और भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, भल्लड़ी डैश के लिए लोकप्रिय गीतों में से एक है जिसे किसान द्वारा अपने खेतों में काम करते समय गाया जाता है। ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी बिहार और ऑप्शन डी राजस्थान। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी महाराष्ट्र। ठीक है। तो महाराष्ट्र में भल्लड़ी नाम का लोकप्रिय लोकगीत है जिसको वो लोग अपने खेत में काम करने के दौरान गाते हैं। अब देखिए इसी तरह अगर बोला जाए हिमाचल प्रदेश में, तो हिमाचल प्रदेश में है झूड़ी एवं लामन। यह दो लोकगीत कहाँ पे है, तो हिमाचल प्रदेश में है। ठीक उसी तरह अगर बात किया जाए राजस्थान में, तो राजस्थान में है लोटिया, ढोला। यह लोकगीत राजस्थान में है। ठीक है, जहां पे वहां पर गाया जाता है। और महाराष्ट्र के विषय में आपको जानकारी हो ही गया कि वहां पे भल्लड़ी है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ब्रिटेन के किस कानून के द्वारा भारतीय प्रतिनिधियों को भारतीय विधान परिषद अर्थात इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल के चुनाव में पहली बार सीटों का आवंटन किया गया था? ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1833, ऑप्शन बी भारतीय परिषद अधिनियम 1892, ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1915 और ऑप्शन डी भारतीय परिषद अधिनियम 1861। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी भारतीय परिषद अधिनियम 1892। ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा हम लोग इसके विषय में जानते हैं। तो ब्रिटेन ने भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा भारत में प्रतिनिधियों को भारतीय विधान परिषद अर्थात इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल के चुनाव में पहली बार सीटों का आवंटन किया गया था। ठीक है। इस अधिनियम में गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति हेतु अप्रत्यक्ष निर्वाचन का प्रावधान किया गया है। ठीक है। इसके तहत क्या किया गया है, तो गैर सरकारी सदस्य का जो नियुक्ति होगा उसके लिए अप्रत्यक्ष निर्वाचन का प्रावधान है। साथ ही यहां पर यह भी हम लोग जानते हैं कि केंद्र में केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा में अतिरिक्त मनोनीत सदस्यों की संख्या कम से कम 10 और अधिक से अधिक 16 हो सकता है। ठीक है, कम में संख्या 10 हो सकता है और अधिक में संख्या 16 हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग,
वर्साय की संधि किस वर्ष हस्ताक्षरित हुई थी? ऑप्शन ए 1933, ऑप्शन बी 1919, ऑप्शन सी 1940 और ऑप्शन डी 1921। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी 1919। तो वर्साय की संधि जो है यह कब हुई थी? तो 1919 में हस्ताक्षरित हुई थी। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले ये जानना है कि वर्साय की संधि हुई किसके साथ थी। तो वर्साय की संधि जो है 28 जून 1919 में जर्मनी के साथ हुआ था, जर्मनी के साथ हुआ था। ठीक है, और जो है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान होने वाली वर्साय की संधि में ही द्वितीय विश्व युद्ध का बीजारोपण हुआ था। क्लास 9th में इस टॉपिक को आप लोग जरूर पढ़े होंगे कि प्रथम विश्व युद्ध में जो वर्साय की संधि हुई थी प्रथम विश्व युद्ध के बाद, तो उसी के दौरान जो है द्वितीय विश्व युद्ध का बीजारोपण हो चुका था वर्साय के संधि के द्वारा ही। अब देखिए संधि के तहत जर्मनी की सेना 1 लाख तक सीमित कर दी गई थी। यह जो संधि हुआ था इसमें जर्मनी का जो सेना था उसको 1 लाख तक सीमित कर दिया गया। साथ ही युद्ध का जो हर्जाना था उसमें जर्मनी को 6 अरब 10 करोड़ पौंड का राशि का मांग किया गया था। सारा का सारा दोष जर्मनी पर दिया गया था। और द्वितीय विश्व युद्ध का जब बात किया जाए, ठीक है, तो द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी का हार का श्रेय किसको दिया जाता है? तो वो रशिया को दिया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग जाने वर्साय की संधि कब हुआ था? तो 28 जनवरी 1919 को हुआ था। क्यों हुआ था? तो जर्मनी के साथ हुआ था वर्साय का संधि। ठीक है, और जर्मनी की सेना को क्या किया गया था? वर्साय की संधि के द्वारा 1 लाख तक सीमित कर दिया गया और साथ में युद्ध का हर्जाने के रूप में 6 अरब 10 करोड़ का पौंड का भार भी किसको दे दिया गया? तो जर्मनी को। तो इसी आधार पे बोला जाता है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो वर्साय की संधि हुई थी इसमें ही द्वितीय विश्व युद्ध का बीजारोपण हो चुका था। और द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी का हार का कारण जो है रसिया को अर्थात रूस को बताया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 1903 में दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने किस अखबार की स्थापना की थी? ऑप्शन ए यंग इंडिया, ऑप्शन बी नवजीवन, ऑप्शन सी हिंद स्वराज और ऑप्शन डी इंडियन ओपिनियन। तो यहां पे हो जाएगा ऑप्शन डी इंडियन ओपिनियन। तो 1903 में दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने इंडियन ओपिनियन अखबार का स्थापना किया था और यह अखबार जो है गुजराती, हिंदी, तमिल एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होती थी। ठीक है, इसको ध्यान में रखिए कि इंडियन ओपिनियन का जो है अखबार का जो स्थापना हुआ था वो महात्मा गांधी किए थे। कहां पे हुआ था? तो दक्षिण अफ्रीका में। कब हुआ था? तो 1903 में। ठीक है, और यह अखबार जो है गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी 4 भाषा में प्रकाशित होती थी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग राजस्थान में पश्चिम में बहने वाली बड़ी नदी निम्नलिखित में से कौन सी है? ऑप्शन ए बनास, ऑप्शन बी वानगंगा, ऑप्शन सी चंबल और ऑप्शन डी लूनी। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी लूनी। तो राजस्थान में पश्चिम में बहने वाली सबसे बड़ी नदी जो है वो कौन सी है? तो लूनी है। ठीक है, अब देखिए लूनी के विषय में हम लोग जानते हैं। लूनी नदी के विषय में, यह नदी पुष्कर झील की 2 धाराओं सरस्वती और साबरमती के रूप में उत्पन्न होती है। अर्थात क्या हो गया? तो सरस्वती और साबरमती इन दोनों की जलधारा से लूनी नदी का निर्माण होता है। जो लूनी नदी जो है यह कहां किस स्थान पर मिलती है? तो इस स्थान को बोला जाता है गोविंदगढ़।
गोविंदगढ़ के पास सरस्वती और साबरमती की जलधारा मिलती है, यहाँ से इसका नाम लूनी हो जाता है। और यह नदी अजमेर से दक्षिण पश्चिम अरावली पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, इसका निकलने का स्थान हो गया अजमेर। अजमेर से यह निकलती है और तलवार यहां तक की पश्चिम दिशा में बहती है, तत्पश्चात दक्षिण पश्चिम दिशा में बहती हुई कच्छ की रन में विलुप्त हो जाती है। कभी कभी क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है कि कौन सा नदी कच्छ के रन में विलुप्त हो जाती है, कच्छ के रन में। तो यहाँ पर भी ऑप्शन में होगा आपको लूनी, तो आप यहाँ पर लूनी को टिक आउट कीजिएगा। तो फिर से हम लोग जान जाते हैं कि राजस्थान में पश्चिम में बहने वाली बड़ी नदी कौन सा है, तो लूनी नदी है। सरस्वती और साबरमती दोनों नदी का जो संगम होता है गोविंदगढ़ पे, वहां से लूनी नदी का निर्माण होता है, अर्थात अजमेर जिला के पास इसका निर्माण होता है और वहां से बहते हुए यह कच्छ की रन में विलुप्त हो जाती है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से किस तत्व का उपयोग पानी के उपचार शुद्धिकरण के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए मैग्नीशियम, ऑप्शन बी सीसा, ऑप्शन सी क्लोरीन और ऑप्शन डी पोटेशियम। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी क्लोरीन। क्लोरीन तत्व का उपयोग पानी के उपचार के लिए किया जाता है और क्लोरीन तत्व का खोज जो है वो कौन किए थे, तो वो किए थे सीले। ठीक है, यह एक अत्यंत क्रियाशील गैस है, अत्यंत क्रियाशील गैस है। ठीक है, और इसका खोज कौन किए थे, तो सीले किए थे। अब देखिए, यह गैस कीटाणुनाशक के रूप में, ऑक्सीकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है। इस गैस का प्रयोग जो है कीटाणुनाशक के रूप में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग बिजली के बल्बों में किया जाता है। ऑप्शन ए हाइड्रोजन, ऑप्शन बी हेलोजन, ऑप्शन सी नाइट्रोजन और ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी नाइट्रोजन। नाइट्रोजन गैस का उपयोग बिजली के बल्ब में किया जाता है। साथ ही जो कृत्रिम गर्भाधान के लिए अगर बात किया जाए, तो कृत्रिम गर्भाधान के लिए तो बैल का वीर्य को भी नाइट्रोजन द्रव में रखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, किसके काल में कलकत्ता का विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण प्रारंभ हुआ। ऑप्शन ए लॉर्ड एलिगन, ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन सी लॉर्ड मिंटो और ऑप्शन डी लॉर्ड होर्डिंग। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी लॉर्ड मिंटो। तो विक्टोरिया मेमोरियल का निर्माण का कार्य 1906 ईस्वी में लॉर्ड मिंटो के कार्यकाल में हुआ और इसका निर्माण लॉर्ड होर्डिंग चेम्सफोर्ड के कार्यकाल तक होते रहा। मतलब विक्टोरिया हॉल का निर्माण में स्टार्ट होता है लॉर्ड मिंटो, उसके बाद लॉर्ड होर्डिंग द्वितीय और चेम्सफोर्ड, यह तीनों के कार्यकाल में होता रहा। स्टार्ट हुआ है लॉर्ड मिंटो से, फिर लॉर्ड होर्डिंग आए हैं, फिर चेम्सफोर्ड में जाके यह कंप्लीट हुआ है। और यह जो कंप्लीट हुआ तो कब कंप्लीट हुआ, तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में 1921 में यह बनकर तैयार हुआ। ठीक है, और अगर बात किया जाए यहां से, देखिए एक चीज और भी बात किया जाता है कि विक्टोरिया मेमोरियल का सुझाव कौन दिया था, तो यह दिए थे लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन, ठीक है, कब दिए थे, तो 1901 ईस्वी में। तो फिर से एक बार हम लोग रिवाइज करते हैं कि कलकत्ता विक्टोरिया मेमोरियल का निर्माण प्रारंभ हुआ था, तो किसके कार्यकाल में, लॉर्ड मिंटो का। कब, तो 1906 में। यह जो विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का जो निर्माण चला तो 3 के कार्यकाल में हुआ। एक तो लॉर्ड मिंटो के द्वारा स्टार्ट किया था, लॉर्ड होर्डिंग द्वितीय के कार्यकाल में चला और चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में कंप्लीट हुआ। कंप्लीट जब हुआ तो उस समय ईस्वी था 1921। लेकिन अगर पूछा जाए विक्टोरिया मेमोरियल का प्रस्ताव अर्थात इसका सुझाव कौन दिया था, वो दिए थे लॉर्ड कर्जन 1901 ईस्वी में। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग,
तपेदिक अर्थात टीबी के टीके की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए लुई पास्चर, ऑप्शन बी लियोन केलमेट और केमाइल गुएरियन, ऑप्शन सी एडवर्ड जेनर और ऑप्शन डी जोनास सॉल्क और केमाइल गुरियन। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी। तो टीबी का जो टीका था इसका खोज किए थे लियोन केलमेट और केमाइल गुरियन। तो सबसे पहले देखिए टीबी जो होता है, टीबी रोग, इसको संक्रमण रोग की श्रेणी में रखा गया है, संक्रमण रोग की श्रेणी में रखा गया। और यह किसके कारण होता है? तो यह होता है जीवाणु के कारण, जीवाणु के कारण। और इस रोग का उपचार में एस्ट्रोमाइसिन का इंजेक्शन दिया जाता है, एस्ट्रोपोमाइसिन का इंजेक्शन दिया जाता है इसके उपचार में। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, गंभीरा, थाली और जात्रा किस राज्य की प्रसिद्ध नृत्य शैली है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी पंजाब और ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो यहां पे हो जाएगा ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल का जो है गंभीरा, थाली और जात्रा जो है वो उस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य शैली है। अब देखिए जैसे कि यहाँ पर है ऑप्शन बी में उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश का जो नृत्य है वो है चरकुला या नौटंकी। चरकुला और नौटंकी जो है यह उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। इसी तरह पंजाब का जो है वो लोक नृत्य है किकली, संभी और भांगड़ा। मैक्सिमम स्टूडेंट यह तो जरूर जानते होंगे भांगड़ा साथ में कीकली और संभी भी जो है यहाँ का लोक नृत्य है। उसी तरह तमिलनाडु का जो है वो है कुम्मी और कोलाटम, कुम्मी और कोलाटम। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, 3 एकांकी नाटक 3 एक्ट प्ले पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए विष्णु शर्मा, ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी एम के गांधी और ऑप्शन डी कर्ण सिंह। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर। तो 3 एकांकिक 3 एक्ट प्ले पोस्ट ऑफिस के जो लेखक थे तो वो थे रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है। अब देखिए इसी तरह विष्णु शर्मा का भी प्रसिद्ध बुक है। तो विष्णु शर्मा के द्वारा प्रसिद्ध बुक लिखा गया था पंचतंत्र, पंचतंत्र। ठीक है। महात्मा गांधी के द्वारा नवजीवन और नवजीवन साथ में हिंद स्वराज नामक पुस्तक का रचना किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ नामक पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन ए हार्ट, ऑप्शन बी आस्टिन, ऑप्शन सी डवाक्लीन और ऑप्शन डी पाउंड। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए हार्ट। तो द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ नामक लेखक जो है वो कौन है? तो H.L. हॉट है। इनके द्वारा यह पुस्तक लिखा गया था। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का स्थापना हुआ। ऑप्शन ए 1949 ईस्वी, ऑप्शन बी 1946 ईस्वी, ऑप्शन सी 1947 ईस्वी और ऑप्शन डी 1950 ईस्वी। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए 1945 ईस्वी। तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का जो स्थापना हुआ वो कब हुआ? तो 1945 ईस्वी में हुआ। अब देखिए इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है द हेग में, द हेग में। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नवंबर 2022 में
निम्नलिखित में से किस स्मारक को भारत के प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया? ऑप्शन ए गोल गुम्बज, ऑप्शन बी मूसा बाग, ऑप्शन सी मानगढ़ धाम और ऑप्शन डी रुक्मणी मंदिर। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी मानगढ़ धाम। देखिए यह क्वेश्चन जो है करेंट अफेयर से रिलेटेड है। तो नवंबर 2022 में मानगढ़ धाम को प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया। अब देखिए यह मानगढ़ धाम स्थित कहाँ है? तो यह स्थित है राजस्थान में, राजस्थान में। और मानगढ़ धाम को जलियांवाला बाग से 6 साल पहले हुए आदिवासियों के नरसंहार के रूप में जाना जाता है। ठीक है, आदिवासी का जो नरसंहार हुआ था जलियांवाला बाग से 6 वर्ष पूर्व, उसके लिए मानगढ़ धाम को जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, जनवरी 2023 में किस जिला को भारत का पहला संविधान साक्षर जिला घोषित किया गया? ऑप्शन ए कोल्लम, ऑप्शन बी बालिदो, ऑप्शन सी कोवाडा और ऑप्शन डी मलेरकोटला नियामक। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए कोल्लम। तो जनवरी 2023 में कोल्लम जिला को भारत का पहला संविधान साक्षर जिला घोषित किया गया। और कोल्लम जो है यह कहाँ का है? तो यह कोल्लम जिला है केरल में स्थित। ठीक है, कहाँ पे है? तो केरल में स्थित है। और केरल के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं वो हैं पिनराई विजयन, पिनराई विजयन। ठीक है, यह यहाँ के मुख्यमंत्री है। और यहाँ का जो राज्यपाल हैं वो हैं आरिफ मोहम्मद खान, आरिफ मोहम्मद खान। ठीक, तो इसी के साथ जो है हम लोग जीके के प्रश्नों को, जीएस के प्रश्नों को विस्तार पूर्वक डिस्कस किए। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कंप्यूटर के प्रश्नों को। तो यहां से स्टार्ट होता है कंप्यूटर का सेक्टर। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आभासी निजी परिपथ अर्थात वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क क्या है? ऑप्शन ए, यह किसी संस्था का निजी कंप्यूटर परिपथ है जिसमें सुदूर बैठे प्रयोक्ता स्थान के सर्वर के माध्यम से सूचना प्रेषित कर सकते हैं। ऑप्शन बी, किसी निजी इंटरनेट पर बना कंप्यूटर परिपथ है जो अपनी संस्था के परिपथ में प्रवेश करने की सुविधा देता है और प्रेषित की जा रही सूचना को सुरक्षित रखता है। ऑप्शन सी, यह एक ऐसा कंप्यूटर परिपथ है जिसके द्वारा प्रयोक्ता सर्विस प्रोवाइडर के माध्यम से कंप्यूटिंग संस्थाओं के साझे भंडार में प्रवेश पा सकते हैं। और ऑप्शन डी, उपरोक्त ए, बी और सी में से कोई भी आभासी निजी परिपथ का सही वर्णन नहीं है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, अब देखिए, तो आभासी एवं निजी परिपथ, आभासी एवं निजी परिपथ निजी इंटरनेट पर बना कंप्यूटर परिपथ है जो प्रयोक्ताओं को अपनी संस्था के परिपथ में प्रवेश करने की सुविधा देता है और प्रेषित की जा रही सूचना को सुरक्षित रहता है। ठीक है, तो VPN कम से कम 3 मोड को सपोर्ट करता है। यह जो VPN होता है तो यह क्या करता है? तो 3 मोड को सपोर्ट करता है। ठीक है, तो पहला आता है रिमोट एक्सेस क्लाइंट कनेक्शन, दूसरा होता है LAN अर्थात लेन इंटरनेट वर्किंग, और तीसरा आता है कंट्रोल्ड एक्सेस विथ इंटरनेट। ठीक है, तो यहां से हम लोग क्या जानते हैं कि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क क्या है? तो किसी निजी इंटरनेट पे बना कंप्यूटर परिपथ है जो प्रयोक्ताओं को अपनी संस्था के परिपथ में प्रवेश करने की सुविधा देता है और प्रेषित की जा रही सूचनाओं को सुरक्षित रहता है। तो VPN मोड जो है वो 3 मोड को सपोर्ट करता है।
पहला है रिमोट एक्सेस क्लाइंट कनेक्शन, दूसरा होता है LAN और तीसरा है कंट्रोल एक्सेस विथ ए इंटरनेट। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, इंटरनेट पर प्रयुक्त स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। ऑप्शन ए HTML, ऑप्शन बी HTTP, ऑप्शन सी TCP या IP और ऑप्शन डी तो जावा। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी TCP या IP। तो इंटरनेट पे प्रयुक्त स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है TCP, ठीक है। और TCP का जो पूरा अर्थ होता है यह होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, किसी वर्ड डॉक्यूमेंट को वेब पेज के रूप में सेव करने के लिए क्या करना होगा। ऑप्शन ए उपयुक्त ग्राफिक और लिंक रखना होगा, ऑप्शन बी डॉक्यूमेंट को टेक्स्ट फॉर्मेट में सेव करना होगा, ऑप्शन सी वेब ब्राउज़र को एडिटर के रूप में प्रयोग कर URL में सेव करना होगा और ऑप्शन डी HTML के रूप में सेव करना होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी HTML के रूप में सेव करना होगा। तो किसी वर्ड डॉक्यूमेंट को वेब पेज के रूप में सेव करने के लिए HTML के रूप में सेव करना होगा, ठीक है। अब देखिए, तो मेमोरी में स्टोरेज माध्यम तक दस्तावेज कॉपी करने का प्रयोग को सेव बोलते हैं। अगर बात किया जाए सेव क्या है, तो यह क्या है, मेमोरी से स्टोरेज के माध्यम तक दस्तावेज को कॉपी करने की प्रक्रिया को सेविंग कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, साइबर लॉ की शब्दावली में DOS का अर्थ है। ऑप्शन ए डिनाइल ऑफ सर्विस, ऑप्शन बी डिस्क ऑपरेटिव सिस्टम, ऑप्शन सी डिस्क्टेड ऑपरेटर सर्विस और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए डिनाइल ऑफ सर्विस। तो DOS का अर्थ होता है डिनाइल ऑफ सर्विस। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ईमेल में CC क्या है। ऑप्शन ए कंप्यूटर की भाषा, ऑप्शन बी व्यापारिक भाषा, ऑप्शन सी कृषि का कोड और ऑप्शन डी एक से अधिक व्यक्ति को ईमेल का कॉपी भेजना। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी एक से अधिक व्यक्ति को ईमेल का कॉपी को भेजना, ठीक है। तो ईमेल में CC का अर्थ यही होता है कि एक से अधिक व्यक्ति को ईमेल का कॉपी भेजना। और इसमें एक चीज और भी होता है BCC। तो BCC में हम लोग एक साथ सेलेक्ट करके बहुत सारे आदमी को ईमेल भेज सकते हैं और इसमें जो है ईमेल भेजने वाला जो होता है वो गुप्त रहता है, ठीक है। तो इसको वैसे भी BCC का अर्थ होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी और CC का अर्थ होता है कार्बन कॉपी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, एक्टिव सेल के कंटेंट्स क्या दिखाते हैं। ऑप्शन ए नेम वर्क्स, ऑप्शन बी हेडिंग, ऑप्शन सी फॉर्मूला बार और ऑप्शन डी टास्क पेन। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी फॉर्मूला बार। तो एक्टिव सेल का कंटेंट्स फॉर्मूला बार को दिखाते हैं, ठीक है। और यह सेल कंटेंट्स को एडिट करने में उपयोगी होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, डैश ईमेल में ईमेल के संदेश बिना फॉर्मेटिंग विकल्पों के एक साधारण टेक्स्ट के रूप में भेजा जाता है। ऑप्शन ए एनहांस्ड टेक्स्ट, ऑप्शन बी प्लेन टेक्स्ट, ऑप्शन सी रिच टेक्स्ट और ऑप्शन बी नॉर्मल टेक्स्ट। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी प्लेन टेक्स्ट। तो प्लेन टेक्स्ट एक साधारण ईमेल संदेश जिसमें केवल टेक्स्ट शामिल होता है, ठीक है। यह जो प्लेन टेक्स्ट होता है इसमें किसी भी तरह का चित्र या ग्राफिक्स नहीं होते हैं।
चित्र या ग्राफिक्स नहीं होते, यह प्लेन टेक्स्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। एक्सेल में डोनट चार्ट के समान है। ऑप्शन ए बबल चार्ट, ऑप्शन बी बार चार्ट, ऑप्शन सी स्केटर चार्ट और ऑप्शन डी पाई चार्ट। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी पाई चार्ट। तो डोनट चार्ट एक पाई चार्ट के समान होता है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि डोनट चार्ट होता क्या है। तो डोनट चार्ट डेटा को जो केवल वर्कशीट पर कॉलम या पंक्तियों में व्यवस्थित होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, तो डोनट चार्ट बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, कंप्यूटर वायरस द्वारा स्वयं की पुनरावृत्ति के लिए किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए स्वेप, ऑप्शन बी इंक्रीमेंट, ऑप्शन सी स्पॉन और ऑप्शन डी स्वार्म। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी स्पॉन। तो कंप्यूटर वायरस द्वारा स्वयं की पुनरावृत्ति के लिए स्पॉन युक्ति का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, देखिए यह जो कंप्यूटर का प्रश्न है इसको आप लोग बिल्कुल याद कर लीजिए, क्योंकि इससे बाहर कहीं कुछ आने वाला नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, विंडोज में कट या कॉपी की गई वस्तु को प्रयोग से पूर्व रखा जाता है। ऑप्शन ए क्लिपबोर्ड में, ऑप्शन बी कैरेक्टर मैप, ऑप्शन सी फॉर्मेट पेंटर और ऑप्शन डी नोटपैड। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए क्लिपबोर्ड। तो विंडोज के अंदर किसी अक्षर, शब्द, पैराग्राफ या रेखा चित्र को कट या कॉपी कर क्लिपबोर्ड में रखा जाता है ताकि किसी अन्य स्थान पे उसका प्रयोग किया जा सके। ठीक है, जब भी हम लोग कोई भी चीज को कट करते हैं तो वो स्थान से लुप्त हो जाता है, तो वो कहाँ स्टोर रहता है, क्लिपबोर्ड में। फिर उसको किसी और स्थान पे पेस्ट करते हैं तो फिर पुनः वो वहां पर चले जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI का प्रारंभ किया था। ऑप्शन ए माइक्रोसॉफ्ट कंप्यूटर ने, ऑप्शन बी एप्पल कंप्यूटर ने, ऑप्शन सी जेरोक्स कॉरपोरेशन ने और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी जेरोक्स कॉरपोरेशन ने। तो सर्वप्रथम जेरोक्स कॉरपोरेशन ने ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आधारित जेरोक्स स्टार नामक कंप्यूटर का विकास किया था। और इसका जो विकास किया था कब किया था, तो 1980 में किया था। ठीक है, अब देखिए पहले वेबसाइट के रूप में GUI, जिसे PARC कहा जाता था, PARC कहा जाता था इसको। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का निजी सूचना प्रबंधक है। ऑप्शन ए आउटलुक, ऑप्शन बी इंटरनेट एक्सप्लोरर, ऑप्शन सी ऑर्गेनाइजर और ऑप्शन डी एक्सेस। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए आउटलुक। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का निजी सूचना प्रबंधक आउटलुक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से किसमें व्यक्ति, स्थान, घटना या चीज जैसी सिंगल एंटिटी संबंधित जानकारी डाटाबेस में होती है। ऑप्शन ए क्वेरी, ऑप्शन बी फॉर्म, ऑप्शन सी रिकॉर्ड और ऑप्शन डी टेबल। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी रिकॉर्ड। तो रिकॉर्ड में व्यक्ति, स्थान, घटना या चीज जैसी सिंगल एंटिटी संबंधी जानकारी डाटाबेस में होती है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, एक समय में एक कथन को कन्वर्ट और एग्जीक्यूट करता है। ऑप्शन ए कन्वर्टर, ऑप्शन बी कंपाइलर, ऑप्शन सी इंस्ट्रक्टर और ऑप्शन डी इंटरप्रेटर। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी इंटरप्रेटर। तो इंटरप्रेटर एक समय में एक कथन को कन्वर्ट और एग्जीक्यूट करता है। नेक्स्ट एंड लास्ट प्रश्न को देखेंगे हम लोग,
जब आप कंप्यूटर बूट करते हैं तो ऑप्शन ए, ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्क से रैम में कॉपी किया जाता है। ऑप्शन बी, ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी से डिस्क में कॉपी किया जाता है। ऑप्शन सी, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंश कंपाइलर किए जाते हैं। और ऑप्शन डी, कंप्यूटर बंद हो जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्क से रैम में कॉपी किया जाता है। ठीक है, तो जब कंप्यूटर बूट करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्क से रैम में कॉपी किया जाता है। ठीक है, और बूटिंग कंप्यूटर को चालू करने और ऑपरेटिंग सिस्टम में आने की प्रक्रिया दो प्रकार का होता है। इसको दो पार्ट में होता है। तो पहला होता है क्लाउड बूट और दूसरा होता है वार्म बूट। तो इसी के साथ हम लोग सेट नंबर 15 को विस्तार पूर्वक डिस्कस किए। तो आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए सेट के साथ। धन्यवाद।